आना डिग्री कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो चौथी यूनिट है वायुमंडल, उसको का जो टॉपिक है उसको अपन पढ़ेंगे। जो टॉपिक है उसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, यानी एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए, वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो एक अभिन्न अंग के रूप में गैसों का जो आवरण है, जो कई सौ मील की ऊंचाई तक पाया जाता है, उसको अपन वायुमंडल बोलते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो तत्व है वो पाए जाते हैं। गैस के रूप में भी पाए जाते हैं, जल वाष्प के रूप में भी पाए जाते हैं और धूल के कण के रूप में भी पाए जाते हैं। देखिए, वर्तमान का जो वायुमंडल है और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी उस समय के अगर वायुमंडल की अगर अपन बात करें तो दोनों की जो संगठन है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। शुरुआत के जो पृथ्वी का वायुमंडल था उसके अंदर मुख्य रूप से अपन को हाइड्रोजन और हीलियम गैसें देखने को मिलती है। यानी पृथ्वी जब उत्पत्ति हो रही थी उस समय इसके वायुमंडल के जो मुख्य दो प्रमुख गैसें थी उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मानी जाती है। लेकिन वर्तमान के वायुमंडल की दो सबसे महत्वपूर्ण गैसें जो टोटल वायुमंडल का भाग मिलाकर लगभग 99% है, इसमें नाइट्रोजन पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन। देखिए, नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का जो मुख्य काम है वो प्रोटीन तथा विटामिन से उसके निर्माण में योगदान करना है, जबकि जो ऑक्सीजन है उसका जो काम है वो शरीर के अंदर जो रक्त है उसको शुद्ध करना तथा उसका संचालन करना, ये मुख्य रूप से। अच्छा है, कोई भी जो सजीव है वो श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन गैस है वही लेता है, तो ऑक्सीजन गैस का इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व है। तो अपन देखेंगे कि ये जो वायुमंडल का जो संतुलन बना है इसमें कौन कौन से जो तत्व है वो पाए जाते हैं। तो गैस है पहले नंबर पे, गैसों को पढ़ेंगे कौन कौन सी गैस है, कितने प्रकार की गैस है और गैसों को भी अलग अलग रूप है। और ये जो इसका जो संतुलन है वो ऊंचाई के अनुसार अलग अलग पाया जाता है वायुमंडल का। दूसरा है जलवाष्प और तीसरे नंबर पे आता है धूल के कण। अब देखिए, पहली बात करते हैं गैस की। तो गैसों के अंदर जो सर्वाधिक योगदान है वायुमंडल के निर्माण के अंदर वो दो गैसों का है, और वो दो गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का योगदान है वो लगभग 78.03% है और ऑक्सीजन का योगदान है वो लगभग 20.99% है। यानी इन दोनों को अगर जोड़े तो लगभग वायुमंडल का 99% सिर्फ दो गैसें मिलकर बनाती है। अब देखिए, जो नाइट्रोजन गैस है इसका मुख्य जो काम है प्रोटीन तथा विटामिन का निर्माण करना, यानी ये इस रूप में काम में आती है मुख्य रूप से सजीवों में। जो ऑक्सीजन है O2, इसका मुख्य काम है कि शरीर के अंदर शरीर में रक्त को शुद्ध करना तथा संचालन करना। कोई भी जो सजीव प्राणी है वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालता है। अब देखिए, ये जो गैस है इस गैसों का भी जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ये इसका जो घनत्व है वो कम होता जाता है। यानी अब जो गैस है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती है। एक वो गैसें हैं जो भारी गैसें हैं वायुमंडल में, दूसरी वो गैसें जो वायुमंडल में किस रूप में पाई जाती है, हल्के रूप में। यानी गैसों के भी दो भाग है, एक तो वो गैसें जो भारी हैं आयतन में, दूसरी है वो जो आयतन में है वो हल्की है। भारी गैसों की ये विशेषता होती है कि वो वायुमंडल के निचले वाले भाग में ही मुख्य रूप से मिलती है। यानी जैसे जैसे आप भारी गैस है वो वायुमंडल में आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो उसका जो आयतन है वो कम होता जाएगा, जबकि जो हल्की गैस है वो मुख्य रूप से ऊंचाई पे मिलती है। यानी जो हल्की गैसें है वो हमेशा ऊंचाई पे रहती है, जो भारी गैस है वो हमेशा नीचे की ओर पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो भारी गैसें हैं वायुमंडल के अंदर उसमें चार गैसें मुख्य रूप से आती है। पहले आती है नाइट्रोजन गैस, दूसरी आती है ऑक्सीजन गैस, तीसरी आती है ऑर्गन गैस, चौथी आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सारी की सारी जो भारी गैसें हैं वो कम ऊंचाई पे पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। अब देखिए, जो सबसे
नीचे की ओर वायुमंडल की गैस पाई जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी के धरातल से 20 किलोमीटर पे जाने पर, कितने 20 किलोमीटर की तक ही ये मुख्य रूप से ये पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आती है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 80 किलोमीटर से लगाकर 100 किलोमीटर के बीच में मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी सबसे भारी गैस है वो सबसे नीचे और ये सिर्फ 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिलती है। दूसरे नंबर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस आती है, ये 80 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। इससे ऊपर आती है हाइड्रोजन गैस, ये 125 किलोमीटर तक लगभग पाई जाती है। अब जैसे जैसे इससे ऊंचाई की ओर जाओगे तो जो गैस है वो अपवाद स्वरूप ही मिलती है। अब देखिए दूसरी तरफ जो हल्की गैसें हैं उसमें मुख्य रूप से आती है हाइड्रोजन आती है, उसके बाद हीलियम आती है, उसके बाद नियॉन आती है, उसके बाद क्रिप्टॉन आती है, उसके बाद जिनॉन आती है, उसके बाद ओजोन गैस आती है। अब देखिए जो वायुमंडल की 4 मुख्य जो गैसें हैं, अगर प्रतिशत के हिसाब से अपन देखें वायुमंडल में उसका जो संगठन है तो सबसे पहले नंबर पे आएगी जो सर्वाधिक पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आती है ऑर्गन और चौथे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसका योगदान है 78.03%, इसका योगदान है 20.99%, इसका योगदान है 0.93, इसका है 0.03 और 5वें नंबर पे आती है हाइड्रोजन गैस और इसका योगदान है 0.01%। तो ये मुख्य रूप से 5 जो गैसें हैं वो वायुमंडल में के अंदर क्रमिक रूप से पाई जाती है। वैसे 8 जो गैसें वो वायुमंडल में मुख्य रूप से मानी जाती है। इसके अलावा भी हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और ओजोन है। इन गैसों की विशेषता के हल्की होने के कारण ज़्यादा ऊंचाई की ओर पाई जाती है। तो ये है वायुमंडल में जो प्रमुख जो संगठन के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो गैस है। दूसरे नंबर पे आता है जल वाष्प। देखिए जल वाष्प का वायुमंडल में बहुत बड़ा योगदान है। यानी जो घटना इस पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर होती है, चाहे जैसे बादलों का बनना है, बिजली का कड़कना है, ओला गिरना है, ओलावृष्टि है, ओस है, ये जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है उसके अंदर जल वाष्प का योगदान महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। अब देखिए जो जल वाष्प है इसकी भी ऊंचाई के अनुसार इसके अंदर परिवर्तन पाया जाता है। यानी ये एक जैसा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। यानी जैसे जैसे आप नीचे वाले भाग से ऊपर की ओर जाओगे पृथ्वी के, यानी ऊपरी वायुमंडल में जाओगे तो इसकी जो मात्रा है या जो सांद्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वायुमंडल में जो जल वाष्प है उसको अगर ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल में जितनी भी जल वाष्प है उसको एक साथ अगर इसके बारिश के रूप में इसको अगर पृथ्वी के ऊपर इसको परिवर्तित किया जाए तो इस पृथ्वी के जो ऊपर है वो लगभग 2.5 मीटर मोटी जो परत है उसका जो है वो विस्तार पाया जाता है। यानी 2.5 मीटर जो जल स्तर है वो लगभग ऊपर बढ़ जाएगा अगर एक साथ जो जल वाष्प है वो सारी की सारी इस पृथ्वी के ऊपर वर्षा का रूप में बदल जाए। तो अधिकतम जो जल वाष्प की मात्रा इस वायुमंडल के अंदर है वो 5% तक पाई जाती है। लेकिन इसमें भी अलग है, यानी अगर सबसे ज़्यादा जो जल वाष्प की आर्द्रता है वो पृथ्वी के नीचे वाले भाग में पाई जाती है वायुमंडल में। और लगभग ऐसा माना जाता है कि 7 किलोमीटर के बाद जो जल वाष्प है वो तेज़ी से घटता जा रहा है। यानी पृथ्वी के धरातल से अगर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो इसकी जो सांद्रता है वो तेज गति से घटती जाएगी और लगभग ऐसा कहा जाता है कि 10 किलोमीटर के बाद तो ये अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलती है, यानी जल वाष्प। इसके अलावा जल वाष्प जो जितनी भी अभी बोला था कि जितने भी मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती है, चाहे देखो बादल का बनना, बिजली का चमकना, ओस का गिरना, कोहरे का छा जाना, तुषार का गिरना, हिमपात का होना, ये सारी की सारी जो वायुमंडलीय घटना है उसमें सबसे मुख्य जो रोल रहता है वो किसका रहता है, जल वाष्प का रहता है। यानी जितने वो जल वाष्प यानी मतलब जो समुद्र का पानी है वो सूर्य की प्रकाश की वजह से जो कहने का मतलब गर्म होकर भाप के रूप में उठता है, उसका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसको वाटर वेपर या जल वाष्प के रूप में जाना जाता है। तो ये वायुमंडल के संतुलन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो माना जाता है। अंतिम जो तत्व है धूल के कण का।
अब जो धूल का कण है वो भी वायुमंडल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है और सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। देखिए आखिर में ये कही गई है कि वायुमंडल में जो धूल के कण आखिर में पहुंचते कहाँ से है, तो भूतल से विभिन्न जो आकार और प्रकार के जो कण होते हैं वो वायुमंडल में पहुंचते हैं और उसी को अपन धूल के कण के रूप में जानते हैं। और धूल के जो कण हैं उसका जो वायुमंडल में जो संघनन की क्रिया होती है उसके अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए धूल के कण का अपने लिए क्या महत्व है, तो देखिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज। एक तो जो आसमान का जो नीला दिखाई देना है, वो जो प्रकीर्णन की क्रिया होती है वो उसके अंदर भी मुख्य रूप से धूल के कण का योगदान रहता है। यानी जो आसमान का नीला दिखाई देना वो भी किस वजह से होता है, धूल के कण के कारण। और आपने देखा होगा सुबह के समय और शाम के समय जो लालिमा सा जाती है, यानी आसमान का जो लाल कलर दिखाई देता है, उसके कारण भी मुख्य रूप से क्या माना जाएगा, धूल के कण माना जाएगा। और ऐसा कहा जाता है ये पृथ्वी के कंबल के रूप में भी काम करता है, यानी जो हानिकारक जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी के ऊपर आने से रोकती है, तो एक प्रकार की के उसके रूप में भी ये काम करता है। देखिए जो समुद्र के कण होते हैं वो, और जो जैव सामग्री के कण हैं, ज्वालामुखी राख के कण हैं, उल्कापात है, प्रदूषक के कण है, ये सारे भी इसके अंदर अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। तो जो मई धूल के कण होते हैं, बारीक धूल के कण होते हैं, वो झुलझी हुई अवस्था में मुख्य रूप से वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो जो धूल के कण हैं उनका भी वायुमंडल के अंदर बड़ा महत्व रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो संतुलन है मुख्य रूप से 3 तत्वों से बना है, गैस, जल वाष्प और धूल के कणों का। तीनों का अपना अपना क्या रहता है, महत्व रहता है। तो जैसे ही अपनी अगली क्लास होगी तो अपन वायुमंडल की जो परतें हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।